एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लीगल मैगजिम्स जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है और जो कि हमारे प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी अगर आप इन्हें अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास लीगल मैगजिम तो नहीं कहेंगे, डॉक्टर आप इसे कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन नंबर 3 में हमें बता रखा है इसके बारे में। कह रहा है वेयर अ पर्सन एक्चुअली डज नॉट नो अबाउट अ फैक्ट, उसे फैक्ट के बारे में एक्चुअली तो नहीं पता। लेट मी ओपन द डेफिनेशन ऑफ नोटिस, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आई लेट यू नो कि बेसिकली इसमें किस बारे में बात कर रखी है। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस से या थोड़ा सा केयर से काम करते तो आपको वो बात पता होती, वो फैक्ट पता होता, बट क्योंकि आपने वहां पर उतनी केयर नहीं ली इस वजह से आपको वो पर्टिकुलर फैक्ट नहीं पता था। एक्चुअल नोटिस के बारे में तो आप जानते हैं, एक्चुअली हमें किसी फैक्ट के बारे में अगर पता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि ये वाला घर मिस्टर ए को बिलोंग करता है तो ये मेरी एक्चुअल नोटिस है, मुझे पता है ये सब जो ओनरशिप है वो उनके नाम पर है। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बेसिकली बात ये होती है कि थोड़ा सा अगर ड्यू डिलिजेंस से काम किया गया होता तो हमें ये बात पता होती। ठीक है, सो वेयर अ पर्सन एक्चुअली डज नॉट नो अबाउट द फैक्ट, उसे एक्चुअली उस फैक्ट के बारे में नहीं पता, but the court treats that under the circumstances he must be deemed to have knowledge of the fact, उसे हम नोटिस को कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है, नेमो एस्ट हेरिस विवेंटिस, दिस मींस a living person does not have any heir। अगर कोई इंसान अगर जीवित है तो उसका कोई एयर नहीं होता, ऐसा माना जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिस्पेक्ट में, जिसे हम कह सकते हैं ये चांस ऑफ एयर अपैरेंट से भी डील करता है ना। हमारे सेक्शन नंबर 6 में बता रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होंगी, उसका हेडिंग अलग बात कर रहा है लेकिन उसमें जो बात लिखी हुई है वो अलग है। बेसिकली अगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी रिलेटिव की प्रॉपर्टी वो मुझे ट्रांसफर करेगा, अभी मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, एक स्पेक्यूलेशन है, और मैं अभी सिर्फ इस स्पेक्यूलेशन में आकर के उसकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देती हूँ, तो ये गलत होता है। ठीक है, इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो। तो वही चीज है, हाँ अगर एक्चुअली प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती तब तो आई कैन ट्रांसफर, बट अभी तक प्रॉपर्टी मेरे पास आई नहीं और सिर्फ स्पेक्यूलेशन में मैंने प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, तो ये चीजें ट्रांसफर, इस तरीके की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 6 के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमो दैट क्वेट नॉन हैबिट, दिस मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज। इसके सेक्शन 7 है, 41 है, 42 है, 43, 44 है और सेंसिबल ओनर सब कुछ जो है इसमें बताया गया। सो कोई भी इंसान, अब अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेटर तरीके से किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर पाऊंगी, मतलब किसी और को ट्रांसफर कर पाऊंगी। मेरी जगह पर कोई दूसरा इंसान मतलब अगर क्योंकि मेरे पास टाइटल है तो मेरी जगह पर कोई दूसरा इंसान उस प्रॉपर्टी को उतने बेहतर तरीके से जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। Q sentit quorum deber et cetera onus, इसका ये मतलब है he who observes a benefit, he who deserves a benefit ought also to bear a burden। भाई सेक्शन नंबर 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, हमें सबको पता है इलेक्शन में क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन में क्या होता है तो बेसिकली एक ट्रांसफरर होता है, ठीक है, एक ओनर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, और एक होता है ट्रांसफरी, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी जा रही होती है। अब ओनर, मान लीजिए ट्रांसफरर ने ओनर से ये कहा कि तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी मुझे दो और 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्लस मैं तुम्हें कोई फार्म हाउस भी दे रहा हूं। ठीक है, ओनर ने ये बात कही कि तुम, लेकिन ये जो तुम्हारी फलाना प्रॉपर्टी है ये तुम इसको ट्रांसफर कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये फार्म हाउस भी दे रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आपको ये वाला बेनिफिट चाहिए 10 लाख रुपए का और ये फार्म हाउस अगर आपको चाहिए तो आपको बर्डन भी बेयर करना पड़ेगा। बर्डन बेयर करने का मतलब है कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इस तरीके से सिर्फ आप ये पर्टिकुलर जो आपके बेनिफिट्स हैं ये आप ले लो और आप ये कहो कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करोगे, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो वही चीज है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक, क्यू प्रायर एस्ट टेम्पोरे पॉटेड एस्ट जूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। कह रहा है ही हु इज प्रायर इन टाइम इज स्ट्रॉन्गर इन राइट। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, वो ए ने बी को ट्रांसफर करी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए में ट्रांसफर करी, ठीक है, और फिर 20 लाख रुपए में ट्रांसफर करी, बात ध्यान रखिएगा 15 लाख रुपए बी दे चुका है मान लीजिए, ठीक है, 15 लाख रुपए बी ने पेमेंट यहाँ पर ए को कर दिया है। फिर क्या हुआ कि सी एक बंदा ए को मिला और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। भाई ये तो खुश हो गया,
इसको ऐसा लगा कि अभी तो 5 लाख रुपए वैसे भी इनसे आना बकाया है, तो मैं इसको 50 लाख में अपनी प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। ये ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रायर प्रॉपर्टी किसको बेची गई है, इसको बेची गई। ये प्रायर था टाइम में, पहले आपने इसको प्रॉपर्टी बेची, अब आप इसका राइट खा करके दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हो। वही कह रहा है इसका राइट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, जो प्रायर जो परचेजर होगा उसका राइट स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी के बारे में भी सेक्शन 48 को आप याद रख सकते हो, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी के नाम से आप सेक्शन 48 को याद रख सकते हो। फिर उसके बाद है पेंडेटिव लिट निहिल इनोवेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस सेक्शन नंबर 52 कह रहा है ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग शुड बी चेंज्ड। अब मान लीजिए किसी एक प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, ठीक है, मेरा कोई मैं हूँ, ठीक है, और एक मेरे रिलेटिव्स हैं। अब इस प्रॉपर्टी पर मान लीजिए विवाद चल रहा है, अब अगर दूसरा बंदा यही प्रॉपर्टी ही बेच देगा तो किस चीज पे सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाएगा ना इस तरीके से। तो जब तक की लिटिगेशन चल रही है, जब तक कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग है, तब तक कि आप इस प्रॉपर्टी से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे है प्रॉपर्टी वो वैसे ही रहेगी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप इंप्रूवमेंट्स भी अगर इसमें कराना चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर है, दोनों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि दोनों ही उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद क्या है, नेमो पोटेस्ट एस टेनेस एट डोमिनस। इसका मतलब यह है कि नो मैन कैन बी एट द सेम टाइम टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड ऑफ द सेम टेनेंटमेंट। अब एक बात बताइए, कोई प्रॉपर्टी है किसी की, वही बंदा वहां पर लैंडलॉर्ड और वही बंदा वहां पर टेनेंट नहीं हो सकता ना। तो ये चीज यहाँ पर गलत होती है, प्रोहिबिट करी गई है सेक्शन नंबर 111 में, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्यू सेंसिट कमोडम डेबिट एट सेंटिरे ओनर्स। इसका क्या मतलब है, ही हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑट आल्सो टू बियर द बर्डन। जो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है वो बर्डन भी बेयर करेगा। एक बार सेक्शन नंबर 127 देखिए, किस बारे में हमें सेक्शन नंबर 127 बताता है। ठीक है, ओनरस गिफ्ट्स के बारे में हमें सेक्शन नंबर 127 बताता है। कहता है कि एक ऐसा गिफ्ट है जो कि बर्डन के साथ आता है, तो आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको एज अ होल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सारी चीजें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितनी प्रॉपर्टी बर्डन वाली आप उतनी छोड़ दो और बाकी सारी एक्सेप्ट कर लो। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड ये 3 प्रॉपर्टी है, वाई वाली पे बर्डन है, और मतलब ये 3 प्रॉपर्टी जो है बेसिकली गिफ्ट करी गई है किसी पी पर्सन को। किसी पी पर्सन को ये तीनों प्रॉपर्टीज गिफ्ट करी गई है। अब वो कहें कि हम ये तो जो है ले सकते हैं, या ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो, मानो कि एक ये कोई प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी पे बर्डन है, मान लीजिए गिफ्ट करी गई पूरी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी पे बर्डन है, इतनी प्रॉपर्टी पे बर्डन नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए इतना नहीं चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है तो आप ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको बर्डन भी बेयर करना होगा। जो भी उस प्रॉपर्टी पे बर्डन है, कोई चार्ज क्रिएटेड है, कुछ मॉर्गेज पे है वो प्रॉपर्टी, आपको बर्डन भी बेयर करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जो सिर्फ फायदा है मैं उतना लूंगा, जो बर्डन है आई विल नॉट बेयर इट। इस तरीके का काम नहीं हो सकता, जो कि हमें सेक्शन नंबर 127 में बता रखा है। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग की बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ लीगल मैगजीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ नाम क्या है लीगल मैगजीन का, उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं लीगल मैगजीन से पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसे अपने मेंस में लिख करके आओगे तो थोड़ा सा उधर की तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन सही लिखना की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आप सही लिख सकते हैं इसे। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत में भी हो सकती है, बट लिखने में तो आप इसे लिख सकते हो। याद करके 5 बार 6 बार अगर ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिया तो आप इसे आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आई रियली होप आप लोगों को ये सारी लीगल मैगजीन्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।